ऑकवर्ड फील करता है। वो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है कि आप दोनों डिवाइन ऑफिशियल्स थोड़ा लेट हो गए हैं। जिस इविल स्पिरिट की मैंने रिपोर्ट की थी उसे कुछ दिन पहले ही मारा जा चुका है। ये सुनकर वांग मांग और फैंग यू दोनों पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वांग मांग बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि वो मारा जा चुका है। मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ, शुरू में तो मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वांग मांग थोड़ा गुस्से में आता है और पूछता है कि तो तुम्हारा कहना है कि एक इविल स्पिरिट ने दूसरे इविल स्पिरिट को मार दिया। मजिस्ट्रेट जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जिसने उस रैट डेमन हुई लाओए को मारा है वो लियू गांव के जुआन यांगोंग है, जो कि एक सच्चे और राइटियस गॉड हैं। भला उनका और उस रैट डेमन का आपस में क्या मुकाबला। वांग मांग ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में बहुत ज्यादा घमंड और मजाक था। वो कहता है कि सालों पहले हमारे डिवीजन के कमांडर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस पूरे हुआइनान इलाके को स्कैन किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस नॉर्दर्न इलाके में कोई भी ट्रू गॉड या इमॉर्टल ऑरा मौजूद नहीं है। एक असली गॉड को बनने में कम से कम 60 साल लगते हैं। इसलिए ये जो तुम्हारा जुआन यांगोंग है ये भी बिल्कुल उस रैट डेमन की तरह ही एक फेक गॉड और इविल स्पिरिट है। मजिस्ट्रेट यू चुन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि पर मैंने खुद अपनी आंखों से जुआन यांगोंग का चमत्कार देखा है, वो कोई इविल स्पिरिट नहीं हो सकते। वांग मांग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इन आम इंसानी आंखों को भला असली और नकली के बीच का फर्क कहाँ समझ आएगा। हम इस बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। हम दोनों खुद जाकर इस जुआन यांगोंग का सच पता लगाएंगे। मजिस्ट्रेट देखता है कि ये दोनों किसी की सुनने वाले नहीं है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं खुद आप दोनों को वहाँ लेकर चलता हूँ ताकि कोई गलतफहमी या लड़ाई ना हो। थोड़ी देर बाद वो तीनों काउंटी ऑफिस से निकलकर सीधा लियू गांव की तरफ आ जाते हैं। जब वो लोग गांव के मंदिर के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत से गाँव वाले मेरी पूजा कर रहे थे और इंसेंस जला रहे थे। वांग मांग जैसे ही मंदिर के अंदर आता है उसका डरावना रूप देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। वांग मांग गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है कि सब लोग पीछे हट जाओ। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी मजिस्ट्रेट यू चुन आगे आकर बीच बचाव करता है। वो मेरी स्टैच्यू की तरफ देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि जुआन यांगोंग ये दोनों ज़ेनलिंग डिवीजन के डिवाइन ऑफिशियल्स हैं। ये लोग हुई लाओए को मारने आए थे, पर आपके बारे में सुनकर अब ये आपके दर्शन करना चाहते हैं। वांग मांग मजिस्ट्रेट को धक्का देकर आगे आता है और मेरी स्टैच्यू की तरफ ध्यान से देखने लगता है। मंदिर के अंदर मैं अपनी स्टैच्यू से ये सब देख रहा था। मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि अगर इन ऑफिशियल लोगों को मेरी असली ताकत और एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो कहीं ये लोग मुझे पकड़कर मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट ना शुरू कर दें। इसलिए मैं तुरंत अपनी सारी ऑरा और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से छुपा लेता हूँ और एक आम पत्थर की मूर्ति बन जाता हूँ। वांग मांग अपनी आंखों में एक स्पेशल स्पेल एक्टिवेट करता है जिससे वो किसी भी स्पिरिट को देख सकता था। वो मेरी स्टैच्यू को ध्यान से देखता है पर उसे वहाँ पर किसी भी गॉड या स्पिरिट का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो गुस्से में पीछे मुड़ता है और फैंग यू से कहता है कि जाओ और कुछ जलाने वाली चीजें ढूंढ कर लाओ। हम इस इविल स्पिरिट की स्टैच्यू को अभी इसी वक्त जलाकर राख कर देंगे। मैं नहीं मानता कि ये इविल स्पिरिट अपने आप को बचाने के लिए बाहर नहीं आएगा। फैंग यू थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि वांग भाई हमें थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, पर वांग मांग किसी की नहीं सुनता। वो आगे बढ़कर ऑल्टर से एक जलती हुई मोमबत्ती उठा लेता है और मेरी स्टैच्यू को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मजिस्ट्रेट यू चुन गुस्से में आकर वांग मांग की तरफ उंगली उठाता है और कहता है कि अगर तुमने इस स्टैच्यू को आग लगाने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि तुम इस गाँव से जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसकी ये आवाज सुनकर बाहर से गाँव का मुखिया ल्यूफू और बहुत सारे गाँव वाले हथियारों के साथ अंदर भागते हुए आते हैं। ल्यूफू चिल्लाता है कि चोर मोमबत्ती नीचे रख दो वरना हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे। गाँव वालों ने अपने हाथों में भाले और कुल्हाड़ियाँ पकड़ी हुई थी और उन्होंने वांग मांग और फैंग यू को पूरी तरह से घेर लिया था। वांग मांग उन सब गाँव वालों को गुस्से में देखता है और पूछता है कि आखिर इस इविल स्पिरिट ने इन लोगों को क्या लालच दिया है जो ये सब इसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। फैंग यू आगे आकर वांग मांग को समझाता है कि वांग भाई हम यहाँ अपना काम करने आए हैं। अगर हमने इन आम लोगों के साथ लड़ाई की तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। हमें आराम से कोई प्लान बनाना चाहिए। वांग मांग गुस्से में उस मोमबत्ती को जमीन पर फेंक देता है। वो कहता है कि जब तक मैं इस इविल स्पिरिट को खत्म नहीं कर देता तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। तुम लोग इंतजार करो। ये बोलकर वांग मांग गाँव वालों को धक्का देते हुए मंदिर से बाहर निकल जाता है और फैंग यू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद मुखिया ल्यूफू मजिस्ट्रेट यू चुन के पास आता है और पूछता है कि मजिस्ट्रेट सर आखिर ये सब क्या चल रहा है। यू चुन परेशान होकर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दोनों ऑफिशियल्स कैपिटल से आए हैं और मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। ल्यूफू हाथ जोड़कर कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने थोड़ी जल्दबाजी में गुस्सा कर दिया। उसके बाद मैं अपनी आत्मा को स्टैच्यू से बाहर निकालता हूँ और तुरंत अपना ड्रीम मॉनिटरिंग स्किल यूज करके मैजिस्ट्रेट यू चुन को अपने सपने में खींच लेता हूँ। सपने के अंदर मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे सच सच बताओ ये दोनों ऑफिशियल्स आखिर कहाँ से आए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। मैजिस्ट्रेट हाथ जोड़कर कहता है कि जुआन यांगोंग ये दोनों ज़ेनलिंग डिवीजन के लोग हैं। ये डिवीजन बहुत सालों पहले बनाई गई थी जिसका मेन हेडक्वार्टर्स कैपिटल में है। जब हमारी एम्पायर ताकतवर थी तो इनके ब्रांचेस हर जगह थे, पर अब एम्पायर कमजोर हो चुकी है और इनके बहुत से ब्रांचेस बंद हो चुके हैं। ये दोनों ऑफिशियल्स किसी सिफारिश के जरिए यहाँ पर आसान काम करने आए थे, पर अब ये लोग यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं मजिस्ट्रेट से पूछता हूँ कि अगर ये दोनों वापस आकर
आकर यहाँ कोई मसला करें तो मुझे क्या करना चाहिए? मजिस्ट्रेट कहता है कि अगर वो लोग वापस आए तो आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। मैं उससे कहता हूँ कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अपना एक प्लान है। सपने से बाहर आने के बाद मजिस्ट्रेट यूचुन गाँव वालों को बताता है कि जुआन यांग गोंग ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, उनके पास एक प्लान है। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट यूचुन वापस अपने काउंटी ऑफिस में आता है। उसे पता चलता है कि वो दोनों ऑफिशियल्स एक इन में रुके हुए हैं। यूचुन खुद वहाँ पर बहुत सारा अच्छा खाना और शराब लेकर जाता है ताकि वो वांग मांग के गुस्से को शांत कर सके। यूचुन उन दोनों के साथ बैठकर उन्हें खाना खिलाता है और कहता है कि आप दोनों ने लंबा सफर किया है, थोड़ा आराम कर लीजिए। पर अभी वो लोग ठीक से बात ही कर रहे थे कि अचानक से टाउन का हेड भागता हुआ वहाँ आता है। वो घबराते हुए कहता है कि मजिस्ट्रेट सर, एक बहुत बुरी खबर है। झो गाँव के 2 शिकारी जियूपान माउंटेन के पास शिकार करने गए थे और वो वहाँ से गायब हो गए हैं। गाँव वालों को शक है कि उन्हें पहाड़ के अंदर किसी इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया है। मजिस्ट्रेट यूचुन गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने पहले ही ऑर्डर दिया था कि कोई भी उस पहाड़ के अंदर नहीं जाएगा, फिर वो लोग वहाँ क्यों गए? टाउन हेड बताता है कि वो दोनों पहाड़ के अंदर नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने पहाड़ के एंट्रेंस पर ही अपना कैंप लगाया था। अगले दिन सुबह वो दोनों वहाँ से गायब थे और उनका सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। यूचुन हैरानी से कहता है कि इविल स्पिरिट्स का इस तरह से पहाड़ से बाहर आकर इंसानों को पकड़ना, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ और पिछले कुछ दिनों से उस पहाड़ की जहरीली धुंध दिन के वक्त भी वहाँ छाई रहती है। यूचुन फैंग्यू की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या आप लोगों के पास इसका कोई हल है? यूचुन कहता है कि क्यों ना हम जुआन यांग गोंग से मदद मांगे। ये सुनते ही वांग मांग जोर से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि एक इविल स्पिरिट से दूसरे इविल स्पिरिट को मारने की मदद मांगना, तुम लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हो। ये काम हम दोनों भाई खुद करेंगे, हम अभी उस पहाड़ की तरफ जाएंगे। वांग मांग और फैंग्यू तुरंत वहाँ से निकलकर जियूपान माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं। यूचुन और टाउन हेड भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो लोग पहाड़ के एंट्रेंस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर झो गाँव के लोग पहले से ही इकट्ठे थे और रो रहे थे। तभी एक गाँव वाला चिल्लाता है कि देखो वो झो बियाओ है। सब लोग उस घनी धुंध की तरफ देखते हैं। वहाँ से एक जवान लड़का धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ रहा था। ये वही गायब होने वाला शिकारी झो बियाओ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। झो बियाओ के माँ बाप रोते हुए उसकी तरफ भागने लगते हैं, पर फैंग्यू आगे आकर उन्हें रोक लेता है। फैंग्यू कहता है कि रुक जाओ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। सब लोग हैरानी से झो बियाओ की तरफ देखते हैं। झो बियाओ अचानक से एक बहुत ही डरावनी और भारी आवाज में बोलने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वो कहता है कि मैं युआन शेन गॉड के अंडर काम करने वाला 6th लीडर हूँ। मेरे किंग इस जियूपान माउंटेन के मास्टर हैं। वो आगे बताता है कि सालों पहले मेरे किंग और हुई लाओए ने इस इलाके को आपस में बांट लिया था और हुई लाओए हर साल मेरे किंग को बलि भेजता था, पर अब तुम्हारे उस झूठे देवता ने हुई लाओए को मार दिया है। इसलिए मेरे किंग अब पहाड़ से बाहर आकर अपने भाई का बदला लेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे किंग का गुस्सा शांत हो तो तुम्हें हर साल 9 गायें, 3 सुअर और 6 जवान लड़के और लड़कियां बलि में देने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरे इलाके को हुई लाओए के साथ दफना दिया जाएगा। ये धमकी सुनकर सब गाँव वाले डर जाते हैं। झो बियाओ मुड़कर वापस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, पर वांग मांग गुस्से में चिल्लाता है कि रुक जाओ। वो अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से झो बियाओ की तरफ फेंकता है। तलवार सीधा जाकर झो बियाओ की छाती के आर पार हो जाती है और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। उसकी माँ ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही झो बियाओ मरता है, उसके जिस्म के अंदर से एक काले रंग का इविल स्पिरिट निकलकर हवा में उड़ने लगता है। वांग मांग अपनी तलवार उठाता है और चिल्लाता है कि इविल स्पिरिट कहीं के तू बचकर नहीं जा सकता। वो और फैंग्यू दोनों उस इविल स्पिरिट के पीछे पीछे पहाड़ के घने जंगल में घुस जाते हैं। मजिस्ट्रेट यूचुन ये सब देखकर एक लंबी सांस लेता है। वो टाउन हेड से कहता है कि तुम जल्दी से लियू गाँव जाओ और जुआन यांग गोंग को ये सारी बात बताओ। अगर वो कोई आदेश दें तो मुझे तुरंत आकर बताना। टाउन हेड भागता हुआ सीधा मेरे मंदिर में आता है और मुझे सारी कहानी बताता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम वापस जाओ और इंतजार करो। उसके जाने के बाद मैं चीयू को अपने पास बुलाता हूँ। मैं चीयू से पूछता हूँ कि इस युआन शेन के बारे में तुम क्या जानती हो। चीयू बताती है कि युआन शेन एक बहुत ही खतरनाक व्हाइट ऐप डेमन है। वो इस जियूपान माउंटेन के आउटर एरिया का सबसे ताकतवर डेमन है। मुझे पता चला था कि हुई लाओए हर साल उसे बलि भेजता था और मैंने खुद उस हाई हेवनली मास्टर को इस पहाड़ पर उसके लिए ऑल्टर बनाते हुए देखा था। ये सुनकर मैं फैसला करता हूँ कि मुझे खुद वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। मैं चीयू को साथ लेकर हवा में उड़ते हुए जियूपान माउंटेन की तरफ निकल जाता हूँ। जब हम पहाड़ के एंट्रेंस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही घनी सफेद धुंध छाई हुई थी। मैं उस धुंध को ध्यान से देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि इसके अंदर एक अजीब सी डेमन एनर्जी है जो इंसानों के दिमाग को पागल कर सकती है। तभी चीयू कहती है कि शेंजुन आप फिक्र मत करें, मैंने रास्ते में निशान लगाए हुए हैं, हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। हम दोनों उस धुंध के अंदर दाखिल होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से एक खूबसूरत सी लड़की येलो कपड़ों में हमारे सामने आ जाती है। वो चीयू को देखकर कहती है कि परिंदे तुम यहाँ दोबारा क्यों आई हो? ये वही येलो वीजल डेमन थी जिसका नाम हुआंग लिंग था। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। चीयू गुस्से में कहती है कि तमीज से बात करो, ये मेरे मास्टर शेंजुन जुआन यांग गोंग है। हुआंग लिंग मेरा नाम सुनते ही डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए डिवाइन लॉर्ड, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं उससे
कहता हूँ कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ कितने सालों से रह रही हो। वो बताती है कि मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या तुमने इंसानों को खाया है। वो डरते हुए कहती है कि नहीं, मैंने किसी इंसान को नहीं खाया, मैं तो बस उनकी यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करती हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, अब मुझे इस युआन शेन के बारे में बताओ। वो बताती है कि युआन शेन एक व्हाइट ऐप डेमन है जो यहाँ का राजा है। वो असल में क्यूई युन माउंटेन से आया था, जो कि डाओइस्ट लोगों का एक मेन सेंटर है, इसलिए वो अपने आप को लाओ क्यूई कहता है। मैं पूछता हूँ कि क्या उसका कोई सिंगल लेटर वाला नाम है। हुआंग लिंग कहती है कि मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मैं उससे इस धुंध के बारे में पूछता हूँ। वो बताती है कि ये धुंध पहाड़ की स्पिरिट वेन से निकलती है जिसे युआन शेन कंट्रोल करता है। आजकल वो इस धुंध को दिन में भी फैला रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका अंजाम भी हुई लाओए जैसा ना हो। मैं उससे पूछता हूँ कि उसकी असली ताकत कितनी है। हुआंग लिंग कहती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, पर वो हुई लाओए से कम नहीं होगा, वरना वो यहाँ का राजा नहीं बन पाता। उसके बाद मैं हुआंग लिंग की आंखों में ध्यान से देखता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही केओटिक एनर्जी घूम रही है। ये इसलिए है क्योंकि तुमने गलत तरीके से कल्टीवेशन की है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्द पागल हो जाओगी। हुआंग लिंग ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो रोते हुए मेरे पैर पकड़ लेती है और कहती है कि डिवाइन लॉर्ड, कृपया मेरी जान बचा लीजिए। मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आज के बाद किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। हुआंग लिंग तुरंत वादा करती है। मैं अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल करके ग्लोइंग रोशनी उसके सिर में डालता हूँ। एक ही सेकंड में उसके दिमाग की सारी केओटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। वो खुश होकर मुझे बार बार प्रणाम करती है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम यहाँ पहाड़ में ही रहो और मेरे लिए खबरें इकट्ठी करो। अगर कुछ अजीब हो तो लियू गांव आकर मुझे बताना। उसके बाद मैं और चीयू पहाड़ के और अंदर घने जंगल में चले जाते हैं। चलते चलते अचानक से मुझे बंदरों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ तो पेड़ की एक ब्रांच पर एक मंकी डेमन बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ, अचानक से मुझे अपने पीछे एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी ऑरा महसूस होती है। मैं तेजी से पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक अनजान और बहुत ही तेज साया मेरी तरफ हमला करने के लिए आ रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मैं घबराहट में तुरंत अपना हाथ आगे करता हूँ और पूरी ताकत से अपना 5 थंडर स्पेल एक्टिवेट कर देता हूँ। एक बहुत ही खतरनाक और मैसिव नीली बिजली मेरे हाथ से निकलकर उस हमलावर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही मेरी नीली बिजली उस हमलावर से टकराती है, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और हम दोनों के बीच एक खतरनाक कॉलिजन होता है। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगातार पीछे की तरफ कई कदम पीछे हटना पड़ता है। मैं अपनी जगह पर रुककर अपना सिर ऊपर उठाता हूँ और उस हमलावर की तरफ देखता हूँ। मेरे सामने एक जवान आदमी खड़ा था जिसने सफेद रंग के लंबे कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी पूरी तरह से सफेद थे। मैं बिना वक्त जाया किए तुरंत अपना वांग क्यूई शेन टोंग यानी क्यूई ऑब्जर्वेशन स्किल एक्टिवेट करता हूँ। मेरी आंखों में एक अजीब सी गोल्डन चमक आती है और मैं उस आदमी के जिस्म के आर पार देखने लगता हूँ। मुझे उसकी असलियत साफ दिखाई देने लगती है। वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़े और मैसिव आकार का सफेद बंदर यानी व्हाइट ऐप डेमन था। उसके पूरे जिस्म के चारों तरफ एक बहुत ही घनी और खतरनाक लाल रंग की डेमन ऑरा घूम रही थी जो उसकी ताकत को दर्शा रही थी। वो सफेद बंदर अपनी इंसानी फॉर्म में गुस्से से मेरी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत और ताकत कैसे हुई कि तुमने मेरे इस फुल पावर अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया? उसके इस सवाल का जवाब देने से पहले ही अचानक से आसमान से चीयू उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है। चीयू अपने बड़े बड़े लाल पंख फैलाकर हवा में फ्लोट करती है और गुस्से में उस सफेद बंदर से कहती है कि तुम किस खेत की मूली हो जो हमारे शेनजुन से ऐसी बात कर रहे हो? ये हमारे जुआन यांग गोंग है। वो जो तुम्हारा पुराना दोस्त हुई लाओए था, उसे हमारे शेनजुन ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के हमले से मारकर राख कर दिया था। चीयू की ये बात सुनकर वो सफेद बंदर थोड़ा हैरान होता है, पर फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी और चालाक मुस्कुराहट आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है कि ओह, तो तुम ही वो जुआन यांग गोंग हो, वही लियू गांव का अनजान सा वाइल्ड गॉड जिसके बारे में मैंने सुना था। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ आ गए। सालों पहले मैंने और उस हुई लाओए ने इस पूरे इलाके को आपस में बांट लिया था और हमारी अपनी अपनी टेरिटरी थी, पर अब जबकि वो मारा जा चुका है तो उसकी जगह तुम ले सकते हो। मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा। वो सफेद बंदर आगे कहता है कि मेरी शर्तें तो मेरे 6th ब्रदर ने तुम्हें पहले ही बता दी होंगी। उन रोजाना के आम चढ़ावों के अलावा मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। इस साल इस किंग का जन्मदिन आने वाला है और उस जन्मदिन के लिए मुझे खास तौर पर कुछ और नए और ताजे बच्चों की बलि चाहिए होगी। ये सब बकवास करने के बाद वो सफेद बंदर एक बहुत ही घमंडी और मजाक उड़ाते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखने लगता है। मैं उसकी इन धमकियों और बकवास को सुनकर बिल्कुल शांत रहता हूँ। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और मौत जैसी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता हूँ कि सिर्फ जन्मदिन मनाना काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आज तुम्हारा मौत का दिन यानी डेथ एनिवर्सरी भी मनानी पड़ेगी। मेरी ये बात सुनते ही उस सफेद बंदर का गुस्सा आसमान छूने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं ओल्ड क्यूई तुम्हें इज्जत दे रहा था, पर तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम सच में मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? अगर हमारी सच में लड़ाई हुई तो याद रखना तुम मेरे
मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। ये बोलकर वो सफेद बंदर अपना सिर आसमान की तरफ उठाता है और एक बहुत ही जोरदार और भयंकर दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। देखते ही देखते उस घने जंगल के पेड़ों के ऊपर से और झाड़ियों के अंदर से बहुत सारे छोटे और बड़े एबडेमन्स निकलकर बाहर आने लगते हैं। उन सब की आंखें लाल चमक रही थीं और वो सब हमारी तरफ घूर रहे थे। चियू ये नजारा देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है। वो हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाती है और अचानक से उसके पूरे जिस्म पर एक बहुत ही खतरनाक और तेज आग जलने लगती है। चियू एक आग के गोले की तरह तेजी से उड़ते हुए सीधा उस सफेद बंदर की तरफ डाइव करती है। उसका इरादा उस बंदर को जलाकर राख करने का था, पर वो सफेद बंदर भी कोई आम डेमन नहीं था। वो चियू को अपनी तरफ आता देखकर बिल्कुल नहीं घबराता। जैसे ही चियू उसके बिल्कुल पास पहुंचती है, वो बंदर बहुत ही फुर्ती से और एक चालाक मूवमेंट के साथ साइड में डॉज कर लेता है। चियू का आग का हमला खाली चला जाता है। वो सफेद बंदर गुस्से में चियू की तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं कहां से ये बेकार सी चिड़िया आ गई है जिसे अपनी मौत का डर नहीं है। ये बोलते ही वो अपना राइट हाथ पीछे खींचता है और उसकी मुट्ठी के अंदर से एक बहुत ही घनी और काले रंग की डेमन क्यूई निकलने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वो काली मुट्ठी चियू की तरफ चला देता है। एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक एनर्जी पंच हवा को चीरते हुए सीधा चियू के सीने पर लगता है। चियू इस अचानक हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दर्द के मारे चीखते हुए पीछे की तरफ हवा में उड़ती हुई चली जाती है। पर इससे पहले कि वो सफेद बंदर अपना बैलेंस ठीक करता और दोबारा हमला करता, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने हाथ से अपनी चमकती हुई स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालता हूँ और बिना एक सेकंड जाया किए अपनी हुन तियान स्वॉर्ड टेक्निक को फुल पावर पर एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरी तलवार से एक बहुत ही मैसिव और चमकती हुई सिल्वर एनर्जी वेव निकलकर सीधा उस सफेद बंदर के जिस्म पर लगती है। इस स्वॉर्ड एनर्जी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस बंदर का इंसानी रूप पल भर में ही टूट जाता है और वो अपने असली बहुत ही बड़े और भयंकर सफेद बंदर की फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके सफेद बालों वाले सीने पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा लंबा कट लग चुका था जहाँ से ताजा खून बह रहा था। पर मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि भले ही वो कट बहुत बड़ा था, पर उसने किसी जरूरी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बंदर अभी भी जिंदा और ताकतवर था। मैं समझ जाता हूँ कि इस डेमन का फिजिकल डिफेंस बहुत मजबूत है। मैं तुरंत अपनी तलवार को एक हाथ में पकड़ता हूँ और अपने दूसरे हाथ को आगे करके अपना 5 थंडर स्पेल एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरे हाथ से एक बहुत ही खतरनाक पर्पल और ब्लू रंग की लाइटनिंग निकलकर उस बंदर की तरफ जाती है। वो बंदर भी अपने हाथों से एक ब्लैक एनर्जी शील्ड बनाता है। जब मेरी लाइटनिंग उसकी शील्ड से टकराती है तो एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है। जमीन फट जाती है और चारों तरफ धूल और धुआं उड़ने लगता है। मैं इस धूल का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार लेकर तेजी से उस बंदर की तरफ भागता हूँ ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, अचानक से 2 और बड़े मंकी डेमन्स मेरे रास्ते में कूद जाते हैं और मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मैं गुस्से में अपनी तलवार को हवा में घुमाता हूँ और एक ही तेज झटके में उन दोनों मंकी डेमन्स को वहीं पर ढेर कर देता हूँ। उनके जिस्म जमीन पर गिर जाते हैं। पर इस छोटी सी रुकावट का फायदा उठाकर वो सफेद बंदर तुरंत पीछे मुड़ता है और अपनी जान बचाकर जंगल के घने अंधेरे में भागने लगता है। मैं किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत उसके पीछे भागना शुरू कर देता हूँ। मैं तेजी से जंगल के पेड़ों को पार करते हुए उसकी तलाश में आगे बढ़ता हूँ। चलते चलते मैं अचानक से एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाता हूँ जहाँ पर रास्ता कई हिस्सों में बंट रहा था। ये एक बड़ा सा क्रॉस रोड था और यहाँ पर आकर उस सफेद बंदर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। आगे की सारी छोटी पगडंडियां पूरी तरह से खाली थी और वहाँ पर किसी के कदमों के निशान तक नहीं थे। मैं वहाँ खड़ा होकर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से उस घनी धुंध के अंदर से उस सफेद बंदर की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वो हवा में से बोल रहा था, लियू गांव के वाइल्ड गॉड, आज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम 9 ड्रैगन्स टाउन के मेन गॉड नहीं बन गए हो? ठीक है, जब तक मैं अपने जख्मों को ठीक करता हूँ, मैं हर 2-3 दिन में इस पहाड़ से बाहर आकर तुम्हारे उन प्यारे गांव वालों को मारता रहूंगा। मैं उन्हें तब तक मारूंगा जब तक वो लोग तंग आकर तुम्हारी उस स्टैच्यू को खुद अपने हाथों से तोड़ नहीं देते। उसकी ये खौफनाक धमकी सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। मैं अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर उन क्रॉस रोड की पगडंडियों को ध्यान से देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इनमें से किसी एक रास्ते पर चलकर मैं उसकी तलाश करूँ, पर इससे पहले कि मैं कोई रास्ता चुनता, हवा में से चीयू उड़ती हुई मेरे पास आ जाती है। चियू आकर मेरे कंधे के पास हवा में रुकती है और परेशान होकर कहती है कि शेनजुन, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। इस धुंध के अंदर का रास्ता बहुत ही अजीब और भूल भुलैया जैसा है। अगर हमने यहाँ अंधाधुंध पीछा किया तो हम सच में रास्ता भटक जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं चियू की बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आता हूँ, पर मुझे पता था कि वो सच कह रही है। इस पहाड़ की धुंध मेरी स्पिरिचुअल सेंस को भी ब्लॉक कर रही थी। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि अगर इस सफेद बंदर ने सच में वैसा ही किया जैसा वो कह रहा है तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतनी मुश्किल से लोगों के दिलों में
में अपना विश्वास और नाम बनाया है। अगर ये डेमन गांव वालों को मारेगा तो लोग डर कर मेरी पूजा करना छोड़ देंगे और मेरी रेपुटेशन हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और फैसला करता हूँ कि फिलहाल यहाँ से वापस चलना ही ठीक रहेगा। मैं वापस जाकर आराम से कोई ठोस प्लान बनाऊंगा। जैसे ही मैं ना उम्मीदी के साथ मुड़कर वहाँ से वापस जाने लगता हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में एक झटका लगता है। मैं अपनी जगह पर रुक जाता हूँ और मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मैं पीछे मुड़कर उन क्रॉस रोड की पगडंडियों को दोबारा से ध्यान से देखता हूँ। मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये रास्ता मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मैंने ये पगडंडियां पहले कहाँ देखी हैं। मैं अपनी इस उलझन को दूर करने के लिए चीयू की तरफ देखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि चीयू, क्या तुम पहले कभी इस जगह पर आई हो? चीयू इधर उधर देखती है और फिर ना में सिर हिलाते हुए कहती है कि नहीं शेनजुन, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। उसकी बात सुनकर मैं आगे की तरफ चलने लगता हूँ, पर मेरा दिमाग लगातार उसी रास्ते के बारे में सोच रहा था। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर मैंने वो क्रॉस रोड कहाँ देखा था। जैसे ही हम पहाड़ के एंट्रेंस के बिल्कुल पास पहुँचते हैं, अचानक से मेरे दिमाग में एक फ्लैश आता है और मुझे सारा जवाब मिल जाता है। मैं अपने दिल में चिल्लाता हूँ कि लियू कॉन्ग का सपना। हाँ, मैंने ये जगह लियू कॉन्ग के सपने में देखी थी। मैं याद करता हूँ कि जब मैं लियू कॉन्ग के सपने में गया था तो वहाँ पर बिल्कुल सेम यही क्रॉस रोड था। उस सपने में लियू कॉन्ग अंधाधुंध भागते हुए उन रास्तों में से राइट साइड वाली पगडंडी पर मुड़ गया था। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि लियू कॉन्ग जिस रास्ते पर भागा था वो सीधा उस सफेद बंदर के लेयर यानी उसकी गुफा तक जाता हो। ये ख्याल आते ही मुझे समझ आ जाता है कि उस दिन लियू कॉन्ग के सपने में कुछ तो गड़बड़ थी। उसने मुझसे सच छुपाया था। मैं तुरंत फैसला करता हूँ कि मैं अभी वापस गाँव जाऊंगा और लियू कॉन्ग से दोबारा पूछताछ करूंगा। मैं और चीयू पहाड़ के एंट्रेंस से बाहर आते हैं तो अचानक से मेरी नजर थोड़ी दूर पर खड़े दो लोगों पर पड़ती है। ये वही दोनों ज़ेनलिंग डिवीजन के ऑफिशियल्स थे, वांग मांग और फैंग्यू। वो दोनों वहाँ खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे और उनके हाथों में इशारे चल रहे थे। मुझे उनकी हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं, इसलिए मैं अपनी ऑरा को छुपाकर थोड़ा पास चला जाता हूँ और अपने कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे सारी कहानी समझ आ जाती है। असल में ये दोनों ऑफिशियल्स भी उस सफेद बंदर के पीछे पहाड़ के अंदर गए थे, पर जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, पहाड़ की उस जहरीली धुंध ने उन्हें घेर लिया। वो दोनों उस पहाड़ के अंदर पूरे 2 घंटे तक रास्ता भटकते रहे। अगर फैंग्यू के पास रास्ता ढूंढने का कोई स्पेशल मैजिकल स्किल ना होता तो वो दोनों कभी उस धुंध से बाहर नहीं निकल पाते। मैं देखता हूँ कि वांग मांग फैंग्यू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हम दोनों जो यहाँ से जिंदा बाहर निकल आए हैं, ये सब तुम्हारी उन पाथ फाइंडिंग स्किल्स की वजह से है। मैं तुम्हारी इस मदद को हमेशा याद रखूंगा और इसका क्रेडिट तुम्हें जरूर दूंगा। फैंग्यू थोड़ा शर्माते